Hello and welcome friends. Today we will start new chapter class 11 chapter number 3. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है और इसे हमें करना बहुत जरूरी है। नीट में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अपन यहाँ सॉल्व भी करेंगे, अब उससे आपको गेस होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पुट अप हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनी। ठीक है, मतलब तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों हुई, वाई वी नीड टू क्लासीफाई ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जब बहुत कम तत्वों की संख्या थी, 30 के करीब जब तत्व थे, तो उन्हें और उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके गुण को, उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अलग अलग याद करना, अलग अलग उसके बारे में ध्यान रखना आसान था। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स एंड द केमिकल कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, कठिन था कि हम किसी भी एलिमेंट को अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी विशेषताओं को याद रख सके। तो इसके आगे दिशा में सोचते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी क्लासिफिकेशन को क्लियर करने की कोशिश की, इसका एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की कि इन जो एलिमेंट्स है, इतने जो ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, उनका इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाए कि हमें कम से कम मिनिमम चीज़ें याद रखनी पड़े और वो उसका क्लासिफिकेशन इजीली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस दिशा में सबसे पहले सोचते हुए सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो था डोबेराइनर का त्रिक मॉडल। ठीक है, जो डोबेराइनर ट्राइड्स के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी अपन करेंगे नहीं, क्योंकि ये कई बार अपन कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो डोबेराइनर ट्राइड्स जो था, डोबेराइनर जो साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और तीन तीन एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। और उसने क्या देखा कि जो बीच वाला जो एलिमेंट्स होता है उसका जो एटॉमिक मास है, उसके आसपास वाले, ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट्स है, उनके एटॉमिक मास का सम का क्या होता है, वो एवरेज होता है। ठीक है, तो और उनके करेक्टर भी इस तरीके से, उनके करेक्टर भी तीन तीन जो ट्राइड्स थे उनके करेक्टर भी क्या थे, सेम थे। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अपन लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इसका जैसे 23 होता है, पता ही है अपने को। लिथियम का कितना होता है, 7 और इसका कितना होता है, 39। तो इस तरीके के ट्राइड्स उसने बनाए। तो देखो जो बीच वाला एलिमेंट है सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास है 23, वो किसके सम के एवरेज के बराबर है, 39 + 7 46 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये ट्राइड्स में क्या था, इसे डोबेराइनर ट्राइड्स कहा गया, डोबेराइनर त्रिक कहा गया। और इनके तीनों की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी थी वो भी अप्रोक्स क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, अब लेकिन ये ट्राइड्स जो जैसे जैसे एलिमेंट आगे डिस्कवर होते गए, ये ट्राइड्स क्या हुआ, उसके बाद इन ट्राइड्स का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि ये ट्राइड्स उन एलिमेंट्स पर क्या हो रहे थे, अप्लाई नहीं हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, इसके बाद कौन आया, तो डोबेराइनर त्रिक की बात करी ट्राइड्स की। इसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने क्या करा, उस समय तक जितने भी तत्व खोजे गए थे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक प्रेजेंट थे, उन सभी एलिमेंट्स का उसने क्या करा, उन सभी एलिमेंट्स को वही एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और क्या बताया कि फर्स्ट से लेकर, मतलब फर्स्ट और 8 वाले जो एलिमेंट है, मतलब अगर किसी एलिमेंट का अपन 1 माने
ठीक है, उसे 1 माने, और तो उससे 8वां जो एलिमेंट होगा उसके कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये उसने रूल अपना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये काफी सक्सेस हुआ। लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट आए, ठीक है, न्यूलैंड्स के बाद, न्यूलैंड्स ने जब इस ऑक्टेट रूल्स को बताया, उसके बाद जो एलिमेंट्स आए उन पर ये ऑक्टेट रूल भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन की वो मेंडलीफ ने की। मेंडलीफ की ने सबसे पहले एक तरीके से पीरियोडिक टेबल को एक नया रूप दे दिया था, जिसके बेस पर ही आज की जो पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है, वो भी अपने काम में आ रही है। तो मेंडलीफ ने पहले तो अपना एक क्या दिया, नियम दिया कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है। तो उसने क्या बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के किस में जमा दिया, बढ़ते क्रम में जमाया, और क्या देखा कि कुछ एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या जाते हैं, एक ही वर्ग में, एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। लेकिन जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किसी हद तक कामयाब तो हुई, लेकिन उसमें भी कुछ क्या रह गई, कमियां रह गई। जैसे कमी क्या थी कि कई जगह उसने अपने ही नियम को फॉलो नहीं करा। उसका नियम, उसका रूल्स, उसका लॉ क्या था कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। लेकिन उसने जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन में खुद के नियम को ही फॉलो नहीं किया। ये एक एग्जांपल है इसका, और भी एक दो जगह इस तरीके का उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। टेल्यूरियम, इसका एटॉमिक मास होता है 127.6 और आयोडीन इसका एटॉमिक मास होता है 126.9। ठीक है बेटा, तो ये जो है, देखिए टेल्यूरियम के बाद उसने आयोडीन को रखा, जबकि आयोडीन का एटॉमिक मास क्या है, कम है, और इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो वो बाकी एलिमेंट्स को तो कैसे जमा रहा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर रहा था। बट यहाँ उसने अपने ही रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो एक तो ये कमी थी। दूसरी, उसकी जो आवर्त सारणी थी उसमें समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोमर्स के लिए। समस्थानिक कैसे कहते हैं, आइसोमर्स कैसे कहते हैं, आपको पता है, दो या दो से अधिक ऐसे तत्व या तत्वों के रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार मतलब आणविक द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं, या आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप। ठीक है, एक होता है आइसोटॉप और एक होता है आइसोबार। तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल होता है, और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफर इन इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो वो तो होता है आइसोटॉप। और एक होता है आइसोबार, समबारिक जिसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है समबारिक, आइसोबार, बार मतलब भार से ही है, ठीक है, मास से। बेटा देखो, आइसोबार में उल्टा हो जाएगा, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वो तत्व एक दूसरे के आइसोबार कहलाते हैं। तो यहाँ मेंडलीफ की जो दूसरी कमी के बारे में बात कर रहे थे वो ये थी कि पहला तो इसने खुद के रूल को ही फॉलो नहीं करा, जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज करना चाह रहा था वो अरेंज अच्छे से नहीं कर पाया। टेल्यूरियम आयोडीन में अपन ने देखा, आयोडीन को उसने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ रख दिया, क्योंकि आयोडीन की क्या थी, प्रॉपर्टी बिल्कुल उससे सिमिलर थी, इसलिए उसने यहाँ रख दिया और खुद के रूल को फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट चीज क्या है कि आइसोटॉप को जो कोई स्थान नहीं दिया। तीसरी कमी जो आज तक भी ऐसे चल रही है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये कुछ कमियां थी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में रह गई। बाकी उसने ग्रुप और पीरियड्स लगभग उसने ग्रुप और पीरियड्स क्या कर दिए थे, डिसाइड कर दिए थे कि जो खड़ी लाइनें हैं वर्टिकल कॉलम से इट इज नॉन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल इज नॉन एज पीरियड्स। मतलब खड़ी लाइनें वर्ग और आड़ी लाइनें आवर्त कहलाती हैं। इसके बाद अब अपन ने पढ़ा अभी तक डोबेराइनर त्रिक मॉडल, डोबेराइनर ट्राइड्स, फिर अपन ने पढ़ा क्या न्यूलैंड अष्टक रूल, और फिर उसके बाद ये क्या थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद फिर कौन आया, आधुनिक आवर्त सारणी। वो किसने दी बेटा, अच्छा एक मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक खास बात और थी कि उसने कुछ रिक्त स्थान खाली छोड़ दिए थे, कि वो रिक्त स्थान ऐसे इसलिए खाली छोड़े थे कि वो एलिमेंट्स वहां खोजे नहीं गए थे, लेकिन उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ कोई एलिमेंट्स आएगा, इन फ्यूचर वो खोजा जा सकता है। ठीक है, तो वो खाली स्थान छोड़ दिए थे और उनको नाम भी दे दिया था, जैसे एक का सिलिकॉन मतलब एक सिलिकॉन के बाद वाला, और एक का एल्यूमिनियम के बाद वाला। और मजे की बात ये थी कि उसके बाद ये एलिमेंट्स खोजे गए और उन्हीं स्थानों पर रखे भी गए, तो उसका प्रेडिक्शन बिल्कुल क्या था, उसकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल क्या थी, करेक्ट थी। ठीक है, अब आती है हेनरी मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, आधुनिक आवर्त सारणी दी हेनरी मोजले ने। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो इसका नियम था जो हेनरी मोजले ने दिया, आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है ना, तो ये आधुनिक आवर्त नियम क्या था, या हेनरी मोजले लॉ क्या था, जिसकी वजह से ही उसे इतनी सक्सेस मिली, सफलता उसे मिली, वो लॉ था। देखो उसने एक ही चेंज करा, ध्यान से सुनिएगा क्या चेंज उसने किया, कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के जो होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक ऑर्डर के एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब जो उनकी गुण हैं, इनके तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो क्या हो जाती है, उनकी कुछ निश्चित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, और एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसे अपन कह सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are periodic function of their atomic numbers are periodic functions of their atomic numbers। ठीक है, और आधुनिक आवर्त नियम के समय लगभग अप्रोक्सीमेट 94 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके थे। ठीक है, और इस आधुनिक आवर्त नियम के तहत जो आवर्त सारणी बनाई गई उसे आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहा गया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जनरल बात यह है कि इसमें होते हैं 7 पीरियड।
कितने पीरियड होते हैं? 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, 7 तो आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? वर्ग। इन वर्गों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है एस, पी, डी और एफ में। ठीक है, एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है, उसका रीज़न क्या है वो भी अपन आगे जानेंगे। तो 4 ब्लॉक में इन्हें डिवाइड किया गया, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक स्वरूप था छोटा सा जो मैंने आपको बताया। अब अपन आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ ड्रॉ भी करेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट को कहाँ रखा गया है। तो अप्रॉक्सिमेट 94 एलिमेंट्स अपन यहाँ बनाएंगे। उसके बाद जो न्यूली खोजे गए एलिमेंट्स हैं उनके भी नाम अपन कुछ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने से पहले मैंने जैसे आपको बताया एस, पी, डी, एफ क्या होते हैं? ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग आएंगे, डी में 10 वर्ग आएंगे और पी में 6 वर्ग आएंगे और डी के बीच में ही कुछ एलिमेंट्स के अंतराल में ही एफ ब्लॉक आता है जिसे आवर्त सारणी में अलग स्थान दिया गया। खड़ी लाइनों की बात करें, वर्ग की बात करें तो आवर्त सारणी में 2 एस वाले दिखेंगे, 10 डी वाले, 12 और 6 जो वर्ग हैं वो किसके होंगे? पी ब्लॉक के होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ठीक है, एस मीन्स होता है शार्प। ठीक है, एस मीन्स क्या होता है? शार्प। डी मीन्स होता है डिफ्यूज, एफ मीन्स होता है फंडामेंटल और पी मीन्स होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए एस, पी, डी, एफ ब्लॉक और आवर्त सारणी के एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाता है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये सब अभी अपन इसमें करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 वर्ग आएंगे, हाइड्रोजन को भी एस ब्लॉक में रख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फेरेंशियम। पहले अपन इसे ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको एटॉमिक नंबर भी लिखना बताऊंगा, एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है सभी एलिमेंट्स का और उसे क्विक तरीके से कैसे याद किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई एलिमेंट बोले आप नॉर्मली बता दें कि इसका एटॉमिक नंबर ये होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।